जम्मू के राजौरी में हुए 2 आतंकी हमलों की जांच अब एनआईए करेगी। जम्मू में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा हालात पर अहम बैठक बुलाई और बाद में यह ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने कहा कि खराब मौसम के चलते वो राजौरी नहीं जा पाए, लेकिन पीड़ित परिवारों से उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू के सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आतंकियों की मंशा चाहे जो भी हो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां जम्मू की रक्षा के लिए तैयार रहेंगी। राजौरी में 7 लोगों के मारे जाने के बाद कहीं एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पलायन न शुरू हो जाए, ये अंदेशा सुरक्षा बलों को भी है और केंद्र को भी। शुक्रवार को खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां जा रहे थे ताकि हमले में मारे गए परिवार वालों से मिलें और स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाएं, लेकिन मौसम आड़े आ गया। मंत्री जी ने फोन से परिवार वालों से बात की और उन्हें ढांढस दिलाया। जो लोगों का मोरल डाउन था उसको वो अप हुआ है। देश के गृह मंत्री या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है जिन लोगों ने ये गुस्ताखी की है वो आपको जल्दी से जल्दी, हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर ही आपको जवाब भी मिल जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवारों के हर एक सदस्य के साथ में और जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबल बंदे थे उनके साथ में वही फोन बात की है और इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द से जल्द हम उन दोषियों को ढूंढ निकालेंगे और कार्रवाई करेंगे और उनकी कार्रवाई उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक युद्ध स्तर पर कार्रवाई करेंगे। वैसे गांव वालों ने मंत्री साहब को इस बात का वादा किया कि कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। मैं जम्मू के नागरिकों को इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इनकी आतंकवादी ग्रुपों की मंशा जो भी हो, परंतु हमारी एजेंसियां मुस्तैद होकर जम्मू की सुरक्षा करेगी। सुरक्षा बल हमले के बाद कई ऑपरेशंस चला चुके हैं, लेकिन अभी तक राजौरी हमले के हमलावरों तक पहुंचने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। गृह मंत्री ने 360 डिग्री रिव्यू भी तय किया कि एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर राजौरी हमलों की जांच 3 महीने में पूरी करेगी। यही नहीं, पिछले 1.5 सालों में कश्मीर और जम्मू में जो भी हमले हुए उनकी भी जांच की जाएगी और साथ में आने वाले महीनों में सेना की तैनाती और बढ़ाई जाएगी। वैसे बीजेपी के नेताओं से भी गृह मंत्री मिले और उन्हें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जाने की सलाह दी ताकि प्रशासन पर भरोसा बना रहे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। यह मामला तब का बताया जाता है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और इस सिलसिले में दिल्ली से पटना तक छापेमारी भी हुई थी। आपको बता दें कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 16 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने अदालत में आरोप पत्र जमा किया है। और अब दिल्ली में जारी अधिकारों की लड़ाई के बीच सीएम केजरीवाल ने अरविंद एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि एलजी दिल्ली की सरकार को काम करने से रोक रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने एलजी के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर रखकर कहा कि ये हमारे काम में दखल नहीं दे सकते। केजरीवाल के दावे के मुताबिक एलजी ने कहा कि वो सुप्रीम है और वो कुछ भी कर सकते हैं। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है 2 जगह। एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया। एक और पेज आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। और केजरीवाल के इन आरोपों के बाद एलजी के दफ्तर ने बयान जारी करके कहा कि एलजी के साथ बैठक के बाद केजरीवाल के तमाम बयान भ्रामक हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और एलजी के अधिकारों को लेकर
झूठी बातें कही गई हैं, एक खास एजेंडे के तहत बनावटी और तोड़ मरोड़ कर बातें रखी गई हैं। हम केजरीवाल के इन बयानों को खारिज करते हैं। सीएम को सलाह है कि वो संविधान, संसदीय नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप ही काम करे। सिर्फ इसलिए मौजूदा कानून से न भागे कि उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं अब दिल्ली सरकार ने भी लिखित बयान जारी करके एलजी के दावों का खंडन किया है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव में किए गए वादे पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगा दी। कांग्रेस ने हिमाचल चुनाव के प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। इससे हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन देने का भी फैसला किया गया है। इससे पहले गुरुवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि पुरानी पेंशन वोटों के लिए लागू नहीं कर रहे, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए लागू कर रहे हैं। एक महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। और इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा 26 जनवरी से शुरू होगी। ऐसे में एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस में खेमेबाजी देखने को मिल सकती है। सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि वो अगले कुछ दिनों जनसंपर्क पे रहेंगे। इस ऐलान से कांग्रेस में काफी सवाल उठ रहे हैं। सचिन पायलट 16 जनवरी से 20 जनवरी तक नागौर, पाली, झुंझुनू और जयपुर में जनसंपर्क के दौरान किसानों और युवाओं से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सचिन भारत जोड़ो यात्रा से पैदा जोश को कायम रखना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू होगी। उसके पहले कांग्रेस संगठन मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट की तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में अपनी राजनीतिक जन्मभूमि मजबूत करने की सचिन की ये कोशिश है। सचिन के करीबी सूत्रों के अनुसार ये नेतृत्व को चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि नेतृत्व के सवाल पे पार्टी कोई रास्ता ढूंढ रही है। खड़गे जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे प्रभारी रंधावा जी और कई नेता कुछ हल ढूंढने में लगे हुए हैं जो संगठन के लिए फायदेमंद होगा। व्यक्तियों को छोड़िए, संगठन सर्वोपरि है। जो रास्ता खड़गे जी, रंधावा जी और सभी नेता ढूंढ निकालेंगे वो कांग्रेस को मजबूत करेगा। राजस्थान में व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। राहुल जी ने साफ कहा है, दोनों व्यक्ति हमारे पार्टी के लिए संपत्ति हैं। जाहिर है पार्टी औपचारिक रूप से भले ही न माने, लेकिन राजस्थान में टकराव चिंता का विषय जरूर है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और कंजावला मामले में फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने दिल्ली पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कंजावला केस के आरोपी नशे में थे। सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी। वारदात के वक्त कार में 4 आरोपी थे। और कंजावला मामले में पुलिस वालों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने के आरोप में कुल 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड पुलिस वालों में से 6 पीसीआर में तैनात थे, 5 पिकेट पर तैनात थे। कल गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के अहम आदेश दिए थे। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302 लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए गए थे। और दिसंबर में ही सड़क हादसे में गंभीर तौर पर जख्मी हुई स्वीटी कुमारी की हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है।
बिहार के एक मजदूर की बेटी के इलाज के लिए लोगों ने 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। होश में आने के बाद स्वीटी कैसी है और क्या कहा उन्होंने, देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। 6 दिन कोमा और 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरकार शुक्रवार को स्वीटी कुमारी ने हंसते हुए विजय का निशान बनाया। पटना में खेतिहर मजदूर शिवनंदन पाल और उनकी पत्नी ने किसी तरह 4 लाख रुपए लोन लेकर स्वीटी कुमारी को ग्रेटर नोएडा बीटेक कराने भेजा था। लेकिन 31 दिसंबर की रात स्वीटी कुमारी को एक कार ने टक्कर मार दी। ऐसी हालत में अच्छे इलाज के लिए स्वीटी के माता पिता के पास पैसे नहीं थे। करीब 12 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहीं। अच्छी बात ये रही कि ग्रेटर नोएडा की पुलिस ने उनको तकरीबन 10 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया और स्वीटी कुमारी के जो दोस्त हैं उन्होंने फंड रेजिंग की और अब तक 40 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। और इससे भी बेहतर बात यह है कि स्वीटी कुमारी अब बोल रही हैं। हम कल्पना भी नहीं करते थे, हम कहाँ से यहाँ गए। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जितना बढ़िया हॉस्पिटल है भगवान करे, नहीं तो हम लोग को यहाँ पैर रखने का जगह नहीं है। एक दिन भी हम लोग यहाँ खर्चा मेंटेन हम लोग कहाँ से करते हैं। इसी के बाद में हम लोग समझे थे कि तो फिर वहाँ कंपटीशन तैयारी किया, इसका रिजल्ट निकाला था, बोला तो वही बोले तब हम कैसे कि 1 साल कैसी तरह का अब खर्चा हमको मेंटेन कर दीजिए, हम फिर बैंक से लोन ले लेंगे। तो खुद से बैंक से भी लोन ले ली? हाँ, बैंक से लोन खुद ली इसे। अच्छा। बैंक जा करके बैंक से मैनेजर से बातचीत किया, अपना सब करवाया है, अपने बैंक से लोन ली। 31 दिसंबर को स्वीटी कुमारी को गंभीर हालत में इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके सिर पर गंभीर घाव थे और दोनों पैर टूट गए थे। लेकिन जटिल ऑपरेशन करने के बाद अब डॉक्टर उसके इलाज से संतुष्ट हैं। बहुत तेज चोट लगी थी, एकदम बेहोश थी, कोमा में थी और तबीयत इतनी खराब थी कि उनको वेंटिलेटर पे हमें डालना पड़ा। जब सीटी स्कैन वगैरह किया तो उसे पता चला कि बहुत चोट लगी है, ब्रेन में बहुत सूजन है और उसको इमीडिएटली ऑपरेट करना चाहिए। उसी दिन ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उनकी रिकवरी दिन पर दिन अच्छी होती रही। 2 दिन के बाद हमने वेंटिलेटर से निकाल दिया। स्वीटी कुमारी अब ठीक होकर बीटेक फाइनल की परीक्षा देने की बात कह रही हैं, लेकिन ये घटना दिखाती है कि एक तरफ खौफनाक हादसे करने के बाद भागने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ मदद देने वाले भी बेपनाह लोग मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।